बच्चों क्लास है। आज 28 नंबर क्लास है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोर्ड को हुआ है। तो बच्चों 28 नंबर क्रैश कोर्स की क्लास है, जिसमें अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है प्रकाश किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जो भी आपको दिख रहा है ना। प्रकाशिकी भी लिख देते हैं, तो प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र लिखा हुआ है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 9 है, ये प्रकाशिकी का फर्स्ट चैप्टर है। प्रकाशिकी दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, एक किरण प्रकाशिकी और एक तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी होता है रे ऑप्टिक्स और तरंग प्रकाशिकी होता है वेव ऑप्टिक्स। तो बच्चों इस आधार पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। आप लोगों ने क्या महामैराथन क्लास देखी? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्या आप लोगों ने कल की महामैराथन क्लास देखी थी? अगर जवाब में हाँ है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। बच्चों आज उसी का, क्योंकि कल महामैराथन क्लास पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी कुछ कारणों की वजह से, स्टाफ पूरा ना होने की वजह से। दूसरा बच्चों पार्ट 2 जो है आज भी महामैराथन का है, जिसमें मैं उसी के आगे चर्चा करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपको बताऊंगा, जैसे कि बच्चों यंग का ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE एक डेरिवेशन ये कराऊंगा। दूसरा बच्चों आप लोगों को मैं नाभिक से संबंधित प्रश्न बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है नाभिक चैप्टर के। तीसरा बच्चों मैं परमाणु चैप्टर से संबंधित जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, आइंस्टीन का विकिरण तथा द्वैत प्रकृति में आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। और बच्चों चौथे पार्ट में अर्धचालक के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अर्धचालक। तो कुछ 4-5 टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके साथ डिस्कस करेंगे विद्यार्थी जी। ठीक है, चलिए शुरू से अंत तक सर, यस सर, तो बढ़िया है। तो बच्चों जिन्होंने नहीं देखा है देख जरूर लेना, क्योंकि जो आप क्रैश कोर्स के भीतर आप पढ़ रहे हो ना, आज जो मैं चैप्टर का डिस्कस करने वाला हूं ये सिर्फ मान लो एकमात्र रिवीजन होगा, क्योंकि कल की क्लास पे मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ डिस्कस की थी। तो आज है बेसिक लेक्चर, और कल इसमें जो डेरिवेशन मुझे बताना होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, लेंस का सूत्र स्थापित करना, लेंस मेकर सूत्र, वो मैं कल इसका पार्ट बता दूंगा। आज मैं इस पर बेसिक चर्चा करता हूं। आप लोग ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बोल रहा हूं कि भैया जो मैराथन क्लास जो कि यूट्यूब पर कल हुआ था बच्चों, 4.5 घंटे की वो क्लास है। हालांकि मैं 6-7 घंटे लेता, लेकिन कुछ कारणों से क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो 4.5 घंटे फिलहाल आपकी ये 4 घंटे 36 मिनट की क्लास चली थी, उसको आप देख करके इस चैप्टर के पूरे लाभ उठा सकते हैं। तो आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि सर क्रैश कोर्स में क्या कम चीजें हैं कि ज्यादा चीजें हैं, वहां पर आप पूरा विश्लेषण इसका अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास में जल्दी से सारे टॉपिक्स इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। कल भी इसकी क्लास चलेगी प्रकाशिकी के एवं प्रकाशिकी यंत्र के, जो वहां पर मैंने डेरिवेशन नहीं बताया वो यहां पर करवा देंगे, है ना। और तो बिना देरी के कॉपी और पेन ले लीजिए। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है, चलें बच्चों, चलो भाई। तो सबसे पहले किरण और प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र में आप सभी को पता है, जब पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है तो कितने लोग बता सकते हैं? मैं आज ज्यादा टॉपिक इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सभी को बच्चों पता है कि प्रकाश तरंग जो है, जब हम लोग 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे लिखते हैं, क्या क्या, एक बच्चों रेडियो वेव आप लोग लिखते हो, और माइक्रो तरंगे माइक्रोवेव लिखते हो, फिर इंफ्रारेड लिखते हो, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त तरंगे, बोलो यस और नो, और फिर बच्चों विजिबल वेव लिखते हो ना, दृश्य प्रकाश, विजिबल वेव दृश्य प्रकाश, और फिर अल्ट्रावायलेट यूवी तरंगे, और फिर बच्चों एक्सरे, और फिर आप गामा रे लिखते हो, है ना। ये 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे लिखते हो। तो मैंने बताया था कल की क्लास में भी आपको सिखाए थे कि बच्चों जो आप ये विजिबल वेव देखते हो, जिसे कहा जाता है विबग्योर, क्या कहा जाता है? विबग्योर बच्चों कहा जाता है। और इन्हीं 7 रंगों को, क्योंकि न्यूटन सर ने कहा था कि जो प्रकाश है सूर्य का, जो श्वेत प्रकाश है, उसी में 7 रंग छिपे हुए हैं, जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं। वर्ड विक्षेपण क्षमता द्वारा इन्हें बताया जाता है। तो बच्चों 3900 या 3800 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, क्योंकि किसी बुक में 3900 लिखा होता है, किसी बुक में 3800 लिखा होता है। तो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक इनकी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य मानी जाती है। इतनी चौड़ी पट्टी पे ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। प्यारे विद्यार्थी जी, यही है प्रकाश। यही क्या है? प्रकाश। यही है आपके सूर्य का प्रकाश, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो हम कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है और हमारी आंखों में संवेदना प्रकट करती है बच्चों। क्योंकि जैसे ही हम सो भी रहे हो ना, सो रहे हो आप, लेकिन आपकी आंखों में प्रकाश डाला जाएगा तो आपको लगेगा कोई लाइट वगैरह जल गई क्या भाई, ये होता है। या फिर कह लो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। किसी भी वस्तु को अगर हमें देखना होता है तो उसमें भी वो सहायता करती है।
सर रिकॉर्ड क्लास करना चाहिए या लाइव क्लास, प्लीज बताइए ना। देखो आप लोग के ये भी डाउट है, पढ़ाने के बीच में ये वाले भी डाउट है ना बच्चों। लाइव क्लास करने में ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि रिकॉर्ड क्लास में फिर आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता। ऐसा लगता है कि हम बाद में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने मर्जी के मालिक हो। जबकि लाइव क्लास में एक इंटरेक्शन होता है, एक डिसिप्लिन हो जाता है क्लास में कि नहीं नहीं क्लास करनी है, 4 बजे लाइव आना है, तो वो डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है और पढ़ाई पूरी 1 घंटे हो जाती है। अन्यथा रिकॉर्ड क्लास में कोई बुला ले, आ रहे हैं मम्मी, आते हैं पापा, आ रहे हैं रुको ना, ये हो जाता है। तो ये रिकॉर्ड क्लास है, और रिकॉर्ड क्लास में बच्चों डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता, और जहां पे अनुशासन नहीं है वहां पे आप प्रोन्नति नहीं कर सकते हो। फॉर्मेलिटी अदा हो जाएगी, पास भी हो जाएंगे, सारे काम भी हो जाएंगे। बच्चों बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े पोस्टों पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर अनुशासन बहुत है। अपने काम को लेकर के वो हमेशा क्रियाशील रहते हैं, उदार नहीं होते, उदास नहीं होते, और ना ही वो आलस में आते हैं, एक्टिव रहते हैं। अनुशासन बहुत जरूरी है। तो अनुशासन लाइव क्लास में मेंटेन हो जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कंटिन्यू, तो आपके अंदर पता है कि अभी सर पढ़ाएंगे और सर हमें पढ़ना है कंटिन्यू, ये होता है। रिकॉर्ड क्लास में क्या करते हैं, आप बहुत सारी बातों को लगता है कि अरे सर अभी तो समझा रहे हैं, सब क्या बातें हम नहीं सुनेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। यही क्लास जब कोई रिकॉर्ड क्लास देखेगा तो मैं जो ये बातें कर रहा हूँ ना, उसे वो बढ़ाएगा, जिससे उन्हें लगता है कि ये बेकार की बातें हो जाएंगी, हमें तो सिर्फ कंटेंट पढ़ना। तो यही होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, जो जीवन की सीख नहीं मिल पाती। तो याद रखना भाई, आपकी लाइव क्लास है। चलो बच्चों, तो प्रकाश, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल वेव, यूवी, एक्सरे, गामा रे, सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें से प्रकाश भी उन्हीं का एक विद्युत चुंबकीय तरंग का पार्ट है। बच्चों इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं प्रकाश में, वो परावर्तन का पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि बच्चों प्रकाश को समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया, एक किरण प्रकाश की एवं तरंग प्रकाश की। तो विद्यार्थी जी मैं बताना चाहूंगा कि जो किरण प्रकाश की है रे ऑप्टिक्स, वो बच्चों पार्ट 1 है, ठीक है। ये है आपका चैप्टर नंबर 9। जो आपकी तरंग प्रकाश की यही है चैप्टर नंबर 10। आप ध्यान से सुनेंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप कभी भी अगर मान लो टीचिंग लाइन में ही आए तो सभी को बता सकते हो भाई कि रे ऑप्टिक्स जो है ये कल्पना पर, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स पर आधारित है। ये जो है ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स पर आधारित है। एक कल्पना है कि प्रकाश किरणों के रूप में चलता है, ठीक है, कल्पना है, प्रकाश किरणों के रूप में तो नहीं चलता, लेकिन ऐसा माना जाता है बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए, परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाओं को सही से समझने के लिए। तो बच्चों इस प्रकार से किरण प्रकाश की एवं तरंग प्रकाश की में बांटा गया, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, दर्पण भी पढ़ते हैं बच्चों किरण प्रकाश की के अंतर्गत ही। इसमें बच्चों हम लेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बच्चों हम प्रकाशिक यंत्र भी पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, मानव नेत्र, ये सब इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। बच्चों तरंग प्रकाश की में हम लोग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत सीखते हैं। दूसरा हम लोग इसमें व्यतिकरण पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, जिसमें YDSE यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे। और इसमें बच्चों हम लोग व्यतिकरण के बाद विवर्तन भी पढ़ेंगे, जिसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। एकल झिर्री का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, विवर्तन। और बच्चों इसके बाद हम लोग यहाँ पर ध्रुवण भी पढ़ेंगे, पोलराइजेशन प्रकाश का। जो ध्रुवण सर क्या होता है, जो कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है कि प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है बच्चों, जो सरंग एवं गर्द के रूप में चलती है, इस प्रकार से, ठीक है। जिसमें माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। और जो अनुप्रस्थ तरंग होती है उसे ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। बच्चों ये चीज ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव अर्थात अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग का कॉन्सेप्ट आपको 11th में सिखाया जाता है। लास्ट चैप्टर ही है तरंगों का, जहां पर मैंने तभी बताया था 11th में, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये चीजें हैं। तो प्रकाश तरंग कैसा है, प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखोगे। प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ निर्वात में मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश किरणों के समूह में अगर चलता है तो उसे किरण पुंज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ओके गुरुजी, ये बातें बच्चों हम बता चुके हैं। तो ये टॉपिक है जो हम लोगों को क्रैश कोर्स के भीतर, अगर किरण प्रकाश की बात है तो ये सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। अगर तरंग प्रकाश की बात है तो ये टॉपिक्स हम लोगों को सीखने हैं। इंपॉर्टेंट वही टॉपिक पढ़ना है। और बच्चों क्योंकि क्रैश कोर्स के भीतर आप भले ही पढ़ रहे हो, लेकिन यूट्यूब की क्लासेस में भी एक्टिव रहना, क्योंकि जो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं उसका ढेर सारा कंटेंट आपके यूट्यूब पे भी रहता है। जो फुल कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है, मान लीजिए क्रैश कोर्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो वहां पर जो क्लासेस चलती हैं बच्चों, वो आप लोगों को मदद करेंगी आपकी परीक्षा के लिए भी, ठीक है। आपकी क्रैश कोर्स की क्लासेस डेली हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा जो वहां पर क्लास हो रही है वो आपको पूरी हेल्प करेगी। प्रत्येक दिन तो एक सब्जेक्ट की हो नहीं रही, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग डे में शेड्यूल लगा हुआ है बच्चों, शेड्यूल रहता है और उस हिसाब से होती है, ठीक है।
क्लियर है? चलो भाई, तो बच्चों ये चीज हो गई अनुप्रस्थ तरंग और ये यहाँ प्रकाश के बारे में बता दिए। अब बच्चों प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है, इसको भी पढ़ते हैं। अब आप लोग ये बता दीजिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रतिबिंब बताइए, जिसे आप इमेज बोलते हो, प्रतिबिंब इमेज। आपके फोन में एक फोल्डर होता है, एक एप्लीकेशन होता है इमेज का, है ना, एक एप्लीकेशन होता है बच्चों इमेज का, प्रतिबिंब का। वो क्या चीज है? वैसे तो हम लोग इमेज में फोटो जानते हैं, लेकिन बच्चों प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, जब कोई दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन की घटना के पश्चात किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे बिंदु या उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखो, जब किसी वस्तु से, लिख देता हूं परिभाषा तो आप लोगों को यह याद रहेगी। जब किसी वस्तु से दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, अधिक प्रकाश किरणें, हाँ ये किसी वस्तु से नहीं लिखेंगे, जब दो या दो से, यहां पर थोड़ा सा मैं कट करता हूं क्या, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, ऐसा लिखेंगे। तो यहां पर इसको आ जाइए आप मेरे थोड़ा सा नजदीक आइए, इधर ऐसे। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर ध्यान से सुनेंगे, किसी वस्तु से टकराकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, हो सकता है बच्चों परावर्तन की घटना भी हो और अपवर्तन की घटना भी हो सकती है कहीं पर, परावर्तन या अपवर्तन की घटना के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन की घटना के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर परावर्तन या अपवर्तन की घटना के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यही परिभाषा होगी बच्चों। उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज जिसे बोलते हैं, वास्तविक, और दूसरा होता है बच्चों आभासी। दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इसे बोलते हैं रियल इमेज और इसे बोलते हैं वर्चुअल। ठीक है, तो दो प्रकार के बच्चों प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर परावर्तन या अपवर्तन की घटना के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? तो बच्चों ये हो गई प्रतिबिंब से बात। अब बात आती है दर्पण, क्योंकि दर्पण में ही होगी परावर्तन की घटना। तो आइए परावर्तन की घटना पढ़ लेते हैं और फिर दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, आइए। तो दर्पण की परावर्तन क्या है, क्योंकि बच्चों 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। परावर्तन के नियम जो है, परावर्तन के नियम लिखिए, तो इस वजह से यह पढ़ना जरूरी है। परावर्तन सीधे लिख देता हूं बस, परावर्तन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि बच्चों किसका परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश का लिख लेते हैं यहां पर, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन सभी को पता है, जैसा कि कल पढ़े थे, लेकिन जब हमें पढ़ाने में इतनी दिक्कत नहीं है, तो आपको जबकि एग्जाम आपको देना है, तो आपको इतनी दिक्कत क्यों है? आपको इतनी दिक्कत क्यों है भाई? इसलिए बच्चों एक चीज को जितने बार पढ़ लिया जाए। ठीक है, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि 1000 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 1000 बार पढ़ लिया जाए। समझे कुछ? उन्होंने कहा था 1000 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 1000 बार पढ़ लिया जाए। बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली थी। बच्चा पार्टी, मान लो कोई प्रकाश किरण है, मान लो ये कोई प्रकाश किरण है जो इस प्रकार से आपतित हुई। ठीक है,
आपतित हुई, और ये इस परावर्तक तल से कोई चिकना तल है जिसके द्वारा अधिकतम भाग अधिकतम भाग परावर्तित कर दिया जाता है अपने ही माध्यम में। तो ये बच्चों ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये बच्चों है अभिलंब, इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। ये विद्यार्थी जी है आपतित किरण। कैसी किरण है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण है। ये आपतित किरण है। ये बच्चों कैसी किरण है? ये परावर्तित किरण है। कैसी किरण? परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण। विद्यार्थी जी बताइए कि ये कोण क्या है? आपतन कोण, इसे I से डिनोट करेंगे। ये कौन सा कोण है? आप परावर्तन कोण, जिसे हम R से लिखेंगे। तो परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं भाई? बताइए परावर्तन के दोनों नियम कौन कौन से हैं? पहले तो प्रकाश के परावर्तन की घटना आप याद कर लीजिए, किसे कहते हैं? सर परावर्तन सिर्फ कांच पर ही होता है? अरे नहीं भैया, परावर्तन आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी हो रहा है, तभी तो ये लेटर आपकी आंखों पर प्रतिबिंब बना रहे हैं। प्रकाश जो डिस्प्ले जल रही है, डिस्प्ले को काला कर दो, लॉक कर दो, भला दिख जाए। लॉक कर दो। प्रकाश मोबाइल स्क्रीन की डिस्प्ले जब जली तो वो प्रकाश लेटर पे पड़ रहा है, ठीक है? तो बच्चों कोई भी चीज आप देखते हो, दीवार देख रहे हो, दीवार प्रकाश टकरा करके आपकी आंखों पर पड़ रहा है, तब आप दीवार देख पा रहे हो। तो ये थोड़ी है कि प्रकाश की परावर्तन की घटना केवल कांच में होती है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये चीज गलत पढ़ रहे हो आप। आपको ये याद रखना, कोई भी वस्तु देख रहे हैं तो वो परावर्तन की घटना ही है। हाँ ये जरूर है कि किसी तल के द्वारा कई बार क्या होता है, जैसे काला पृष्ठ है तो उसके द्वारा प्रकाश को अवशोषित भी कर लिया जाता है और फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों में भी दिखता है। तो ये चीज है, ठीक है? तो परावर्तन के नियम बताओ, परावर्तन की परिभाषा क्या बताओगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक चिकने परावर्तक तल पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण का अधिकतम भाग या वह प्रकाश का अधिकतम भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो पहला नियम इसका क्या है परावर्तन के? बच्चों आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या तीनों एक ही तल पर होते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है? ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है? मतलब बच्चों कोण I बराबर कोण R होगा, कोण I बराबर कोण R होगा। ये हो गए परावर्तन के नियम। अगर कोई आ जाएगा ये दो नंबर में तो आप इसको लिख पाओगे 2 अंक में। अगर 2 अंक में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब लिख पाओगे कि परावर्तन के 2 नियम क्या हैं, ठीक है? इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, परावर्तन की परिभाषा नहीं आती है एग्जाम में, आएगा तो परावर्तन के 2 नियम क्या है वो लिखिए, तो ये बताना है, ठीक है? समझ में आई बात? आज भी बच्चों मैराथन की क्लास है, आज भी मैराथन की क्लास है 6:30 बजे, ठीक है? 6:30 बजे फिर मैराथन की क्लास है, तो उसमें मैं व्यतिकरण के ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी बताऊंगा। बता चुका हूं अभी, आज अभी बताया हूं, वो सारी चीजें मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? मतलब जो भी जितने भी डेरिवेशन हो जाएंगे घंटे 1.5 घंटे में मैं वो कराऊंगा, ठीक है? 2-3 डेरिवेशन हो जाएंगे। अरे टारगेट बोर्ड से पढ़ा है, कोई बोलता ही रे गजब बात ना, बहुत अच्छा डायलॉग बोल रहे हो ना, चल रहा है इन दिनों, है ना? दर्पण बच्चों, आइए दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों को 3 प्रकार के दर्पण पढ़ने होते हैं। मिरर, है ना? दर्पण, अगर दर्पण की बात होगी मिरर। अब दर्पण की परिभाषा नहीं पूछता है, दर्पण की परिभाषा नहीं पूछता है। वैसे क्या होता है? वह कांच का तल, वह कांच जिसके एक सतह पर कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण 3 प्रकार से आपको पढ़ना होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, बेलनाकार, वो सब लिखा जाता है। लेकिन यहां पर आपके सिलेबस में कितना? समतल और गोलीय, और उसमें कौन कौन से? समतल, अवतल, उत्तल। तो हम सीधे सीधे इस पे चलते हैं बच्चों। समतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और बच्चों अवतल दर्पण। ये 3 आप दर्पण याद रखिएगा, ठीक है? इसे बोलते हैं बच्चों प्लेन मिरर। प्लेन मिरर उत्तल है, इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स दर्पण, और इसे बच्चों कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है?
कॉनकेव बोलते हैं। विद्यार्थी जी याद रखेंगे, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, ठीक है। इसकी वक्रता त्रिज्या भी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। वक्रता त्रिज्या क्यों अनंत होगी? क्योंकि इस कोई गोलाकार थोड़ी है जो त्रिज्या होगी, कुछ प्लेन है तो इसकी त्रिज्या भी अनंत होती है। बच्चों अगर इसकी फोकस दूरी की बात करें तो जो भी वैल्यू होगी लेकिन पॉजिटिव होती है, ठीक है, धनात्मक होती है। बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बनता है। बच्चों इसकी जो वक्रता त्रिज्या है आर, है ना, तो वो क्या होती है? अगर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के पदों में बात करें तो F इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, ठीक है। F इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। और इसके बारे में कुछ बता सकते हो? इससे रिलेटेड और कोई चीज आप बता सकते हो? मैं आपको बता दूं, अगर उत्तल दर्पण है बच्चों तो इसका प्रयोग दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, के निवारण में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दर्पण लिख दिए, हमको तो लेंस बता, हम सोचे लेंस है हम सोचे लेंस है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अच्छा इसका बता दीजिए, इसका बच्चों फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है? माइनस का होता है, माइनस वीई। तो बच्चों क्या होगा? ये ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और इसके भी लिए भी संबंध जो है F इक्वल टू आर बाई टू होता है। वो लेंस के लिए था बच्चों, लेंस के लिए था ना। अच्छा बताओ क्या इतनी बात से सहमत हो कि जी गुरुजी, ये दर्पण से रिलेटेड बातें हमको याद रहेंगी। अगर बच्चों समतल दर्पण में अगर दो दर्पण किसी भी एंगल में रख दिए जाएं तो बने प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या याद रखते हो? 360 डिग्री बटे थीटा। जैसे यहां पर n बराबर कितना मिल रहा है? 90 डिग्री है ना, पाई बाई टू एंगल पर है तो बच्चों 360 बटे 90 जो कि आएगा 4। लेकिन बच्चों अगर सम संख्या होगी तो जो संख्या होगी वो n माइनस n, ठीक है, इसको n n n s मान लें, ठीक है, ns, तो ns माइनस वन। क्योंकि अगर बच्चों सम संख्या है तो 4 माइनस 1 बराबर ये आएगा 3। 3 होगी प्रतिबिंबों की संख्या। मैंने बताया था कि अगर ये ns नहीं लिखते हैं, इसको तो n ही लिखना पड़ेगा, इसको तो n लिख दें, ठीक है, ns अच्छा लिख दे रहे हैं। तो जो सम संख्या अगर आएगी, अगर सम संख्या बच्चों आएगी तो उसमें एक घटा करके ही आप वैल्यू बताओगे कि अगर दो समतल दर्पण किसी भी कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच अगर कोई वस्तु है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या इस सूत्र से बाबूजी निकलेगी। इस सूत्र से बच्चा पार्टी, इस सूत्र से निकलेगी, ठीक है, याद रहेगा। सर डिफिनेशन में लिखेंगे नहीं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण इनकी डिफिनेशन नहीं आएगी बच्चों, बस धनात्मक है फोकस दूरी, ऋणात्मक, ये चीज याद रखना। हाँ थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी के बारे में भी आपको बता देता हूं, थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी के बारे में भी आपको बता देता हूं इसी स्लाइड में। चिन्ह परिपाटी याद रखना, चिन्ह परिपाटी। सर ये क्या है? चिन्ह परिपाटी बच्चों ये है कि जब भी आप डेरिवेशन करोगे तो याद रखना हमेशा प्रकाश किरणों को बाईं ओर से ही आपतित कराओगे और इस तरफ की दूरियां जो होंगी वो ऋणात्मक ली जाएंगी। क्या होंगी? ऋणात्मक ली जाएंगी। जब इस तरफ प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो इस तरफ की दूरियां बच्चों क्या ली जाएंगी? धनात्मक ली जाएंगी। अगर कोई प्रतिबिंब बच्चों ऊपर बन रहा है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा और अगर कोई प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो वो निगेटिव लिया जाएगा। बात समझ में आई? कोई प्रतिबिंब, अच्छा मैं यहां पर थोड़ा सा और अच्छे समझा देता हूं। ये निगेटिव है, अगर बाईं ओर की दूरियां हैं तो वो निगेटिव, ठीक है। हाँ अगर यही वस्तु यहां पर जब प्रकाश किरण इधर प्रवेश करी जाएगी तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब बच्चों, अगर प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा और अगर प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो निगेटिव लिया जाएगा। बस याद रखना, अब ऊपर कहीं चाहे यहां भी प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तब भी पॉजिटिव, प्रतिबिंब चाहे यहां हो चाहे वहां हो, कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब अगर ऊपर वाला है तो पॉजिटिव, नीचे वाला है तो निगेटिव। वो ये नहीं कि इस दिशा में उस दिशा में, ऐसा कोई नहीं। प्रतिबिंब कैसे भी, मतलब वस्तु रखी हो या प्रतिबिंब रखा हो, कुछ भी हो, अगर ऊपर की दूरी ली जाएगी तो धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, बाईं दूरी ऋणात्मक, दाईं दूरी धनात्मक, ये होता है। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, जिस दिशा से प्रकाश आपतित कराया जाए, जिस दिशा से प्रकाश आपतित कराया जाए उस दिशा की दूरियां, उस दिशा की दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। जिस दिशा में, जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर जाता है, दूसरे तरफ चला जाता है, ऐसा कुछ स्थिति होगी तो फिर उसे हम धनात्मक लेंगे, ठीक है। चलो भाई ये आप लोग इतना जान गए, दर्पण से संबंधित बात कर ली, प्रतिबिंब बता दिया आपको, प्रकाश का परावर्तन बता दिया आपको। अब बताते हैं बच्चों आपको प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि समय कम है ना। प्रकाश का अपवर्तन बच्चों क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? बताओ कौन बताएगा? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? विद्यार्थी जी अगर मैं प्रकाश के अपवर्तन को पूछूं तो आप यही कहोगे कि सर कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में आपतित हो रही है, कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में है, बच्चों ये देख रहे हैं, ठीक है।
मान लो कोई प्रकाश किरण, अपवर्तन की घटना में क्या होता है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। आइए लिख लीजिए हेडिंग, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों इससे भी 2 अंक का प्रश्न आता है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा ये सरल बहुत है, मतलब बिहार बोर्ड रखे कि ना रखे प्रश्न, लेकिन सरल बहुत है। कई बार रख देता है तो फिर आप क्या करोगे, क्या कठिन प्रश्नों को लगाओगे? अरे जो सरल वाला रखा है उसे ना हल करोगे, जो सरल रखा है उसे ना हल करोगे। एकदम बढ़िया से 2 नियम याद रख लो और हल हो जाता है। उसमें तो आपको परावर्तन चित्र वित्र भी नहीं बनाना है, बना दोगे तो आती खूबसूरत। लेकिन अगर नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, परावर्तन के अपवर्तन के सिर्फ 2 नियम लिख दो। लेकिन यहां पर चलो मान लो ये प्रकाश किरण बच्चों कोई आपतित होती है, ठीक है, ये आपतित प्रकाश किरण है जो अभिलंब के साथ आपतन कोण है आई, ये बच्चों है नॉर्मल, ठीक है। जब बच्चों प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये है विरल माध्यम, ये कैसा माध्यम है, ये है विरल माध्यम, और विरल से बच्चों जा रही है प्रकाश किरण कहां, सघन माध्यम में। मान लो सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो है n2 और विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो n1 है। अब बच्चों जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो याद रखना, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करेगी विरल से सघन में, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है बच्चों, झुक जाती। जाना उस मार्ग में था लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक गई और ये अपवर्तन कोण बनाया r, ठीक है, इसे अपवर्तन कोण कहेंगे r। तो यहां पर विद्यार्थी जी क्या होता है, आइए समझाते हैं अपवर्तन के नियम। अगर अपवर्तन की घटना कहे, अपवर्तन की घटना किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे अपनी भाषा में बताओ। आप लिखोगे कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब जल से कांच में, कांच से वायु में, वायु से तेल में, तेल से केरोसिन में, केरोसिन में घी में, घी से दूध में, कहीं पर भी, मतलब अलग अलग प्रकार के द्रव हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ठोस पारदर्शी पदार्थ हो सकते हैं। तो जब प्रकाश किरण या जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, हाँ ये भी शब्द यूज कर सकते हो, पारदर्शी माध्यम, तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए इसमें प्रकाश का अपवर्तन ये 2 अंक में बच्चों पूछा जाता है, ये 2 अंक में पूछा जाता है, 2 अंक में पूछा जाता है, ठीक है भाई। देखिए जो आपकी ब्रह्मास्त्र बुक में वो तो प्रश्न लिखे हैं, मैं वो ना भी बताऊंगा ना, अगर ना भी बताऊं तब भी आप उन्हें याद कर लोगे, बोलो हाँ जी गुरुजी वो तो याद ही हो जाएंगे, क्योंकि मतलब ना भी बताऊंगा मतलब उनकी मैं डिटेल में चर्चा ना करूं तब भी आप उसे समझ जाओगे। और बात रही उसको बताने की, तो मैं उसको तो एक 1 शॉट भी लाऊंगा, अभी नहीं लेकर के आ रहा हूं, जनवरी में लेकर के आऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं। तो ब्रह्मास्त्र बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा बच्चों, ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र बुक का तो वो क्लास हो जाएगी, वो तो होगी ही होगी। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हो उसमें भाई जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, सरल हो कठिन हो, हमको इससे थोड़ी मतलब है, बेसिक है कि नहीं है इससे क्या मतलब है, हमको एग्जाम की तैयारी करवानी है आपको क्रैश कोर्स के भीतर। जरूरी सब 5 अंक वाले केवल पढ़े जाते हैं, बड़े बड़े डेरिवेशन सिर्फ 5 अंक वाले पढ़िएगा इस चैप्टर के, 2 अंक वाले नहीं पढ़िएगा। हाँ तो परावर्तन के नियम है या अपवर्तन के नियम है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भाई इनको याद रखना। इसीलिए मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, परिभाषा को बोल रहा हूँ ताकि याद आ जाए सारी बात, ठीक है। अच्छा बोलो परावर्तन अपवर्तन का नियम क्या है, तो आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल, तीनों अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल भी शब्द यूज कर सकते हो, बिंदु भी, एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा बच्चों स्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या अर्थात आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन आपतन कोण नहीं लिखे ना, आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। बच्चों एक नियतांक किस प्रकार, तो साइन आई बटे साइन आर
बराबर में n, ये क्या है, अपवर्तनांक है माध्यम का। n बराबर ये भी लिख सकते हो, n21 लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर देख रहे हो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसे हम n2/n1 भी लिखेंगे। ये क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, या केवल अपवर्तनांक लिख सकते हो, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। यह स्नेल का नियम है, इसको नीचे लिख के इतना छोड़ देना, यह स्नेल का नियम है, यह स्नेल का नियम है। बच्चों अगर आपकी परीक्षा में आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम लिखिए, तब फिर आप यही चीज लिख दोगे। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम लिखिए तो आप यही टोटल बातें लिख दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अपवर्तनांक आप सभी को पता है, मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे 2-3 बार बता चुका हूं। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे मैं बोल दे रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बच्चों क्या होता है अपवर्तनांक? यह एक संख्या है जो ये बताती है कि कोई प्रकाश किरण किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम में कितना विचलित होगी, उसके वेग, उसके दिशा में कितना परिवर्तन होगा, इसको बताता है अपवर्तनांक, है ना। अगर आपेक्षिक अपवर्तनांक की बच्चों बात हो तो मैं इसको बता रहा हूं, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। अच्छा, पहले तो बहुत बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक ना, अभी जैसा कि मॉडल पेपर में आया था प्रश्न, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, मैं सिर्फ इसकी परिभाषा आपको बोलूंगा, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो बच्चों याद रखना, इस नी शब्द से याद रखना, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या दूसरी परिभाषा सुनो, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात n बराबर c/v। यही बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसको आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। यही बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक है, जिसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बात आती है गुरुजी आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो वो सुन लो। आपेक्षिक अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बच्चों आपेक्षिक अपवर्तनांक है ना, आपेक्षिक अपवर्तनांक, जी गुरुजी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होगा बच्चा पार्टी? तो आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? ये 2 माध्यमों की तुलना है। इसमें हम परिभाषा में ये बोलते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। 1n2 = n2/n1, n2/n1। बच्चों यही है आपेक्षिक अपवर्तनांक। अगर यहां से बच्चों देखो n2 है ना, मतलब यहां पे अगर 2 लिखे तो c तो वही रहेगा, n2 = c/में, वेग दूसरे माध्यम में क्या v2, तो c/v2। ऐसे ही यहां पर n2 की जगह पर n1 की जगह पर c/v1 भी लिख सकते हैं। बच्चों अगर इनका हम अनुपात निकालें, भाग करें, तो v1 ऊपर पहुंच जाएगा, अर्थात v1 बटे क्या होगा बच्चों, v2। अब इनका अगर हम तरंग दैर्घ्य के पदों में अनुपात निकालें तो v1 n लैम्डा होता है, v बराबर n लैम्डा। तो बच्चों यहां पर n क्या होती है, वहां आवृत्ति होती है, इस प्रकार से लैम्डा 1/में लैम्डा 2 हो जाएगा। तो ये बच्चों एक प्रकार से तरंग दैर्घ्य का अनुपात है, ये दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात है, ये दोनों माध्यमों में अपवर्तनांक का अनुपात है, तुलना ही तो है। अनुपात का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब क्या है? अपवर्तनांक एक संख्या जो ये बताती है कि किसी अन्य माध्यम में प्रकाश कितना विचलित होगा, कितना उसके चाल में परिवर्तन होगा, कितना उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। तो यहां देखो, पहले माध्यम में कुछ अलग चाल है, दूसरे माध्यम में कुछ अलग चाल, अनुपात निकाल लीजिए, तुलना करके बता दोगे। तरंग दैर्घ्य क्या परिवर्तन हुआ, तुलना करके बता दोगे। तो बच्चा पार्टी ये है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की जानकारी, ठीक है। बोलो हाँ, समझ में आया, क्लियर है बच्चों? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी, है ना, ये समझ गए। अच्छा बच्चों, अगर 3 माध्यम हो, ठीक है, 3 माध्यम हो, उसके लिए क्या होगा? 3 माध्यम हो, 3 माध्यम में प्रकाश प्रवेश करे, 3 माध्यम में प्रकाश प्रवेश करे, तो बच्चों 3 माध्यम में प्रकाश प्रवेश करे, तब उसके लिए जान लो, अगर 3 माध्यम है तो 1n2 इंटू में 1n2 इंटू में 2n3 इंटू में 3n1 बराबर बच्चों क्या होता है, 1 होता है। मतलब प्रकाश किरण ये कोई 3 माध्यम है, ऐसे 1 2 3, और प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, एक प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जा रही है, ऐसे गई, फिर विचलित हुई तो इधर आई, ऐसे ऐसे प्रकाश किरण आई, फिर थोड़ा सा विचलित हुई, इधर आई, ऐसे, फिर थोड़ा सा विचलित हुई तो इधर आई, इस प्रकार से, या कह लो ऐसे विचलित हो गई। ये यहां पर आप अभिलंब खींच सकते हो, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, इस प्रकार से, ठीक है। प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में गई, दूसरे माध्यम से चल करके तीसरे माध्यम में गई, और तीनों में वो विचलित हो रही है अपने मार्ग से। तो इस प्रकार अगर होगा तो बच्चों 1n2 2n3 3n1 इनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ये बच्चों अपवर्तनांक से संबंधित बात हो गई। आपको इतनी बात क्या समझ में आई, समझ में आया?
बताइए। ठीक है, ये सब 2 अंक वाले प्रश्न हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। जैसे ये सूत्र लिख दिया गया, निम्न में निरपेक्ष अपूर्णांक का सूत्र कौन हो सकता है, तो ये याद रहे। परिभाषा पूछी गई कि निरपेक्ष अपूर्णांक और आपेक्षिक अपूर्णांक की परिभाषा लिखिए। तो मैंने जो बोला, कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया इन सूत्रों से लिख करके, उसे आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर हम लिखेंगे बच्चों तो बहुत समय जाएगा ना, इन बातों को आप समझ सकते हो, कई बार रिपीट कर चुका हूं, है ना, आपको भी ये बातें याद रखनी होंगी। चलो, अब इसके बाद बच्चा पार्टी समय है हमारे पास ना कुछ, चलिए इसके बाद बच्चों क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? क्रिटिकल एंगल कल मैंने सिखाया था। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कितने लोग जानते हैं? क्रिटिकल एंगल, बोलो कितने लोग इसको जानते हैं, जल्दी बताओ। क्रिटिकल एंगल, मैंने कहा था ये जो प्रकाश आपतित हुआ है, जो किसी अपवर्तक तल में प्रकाश आपतित हो रहा है, ये बच्चों अपवर्तक तल है, और यहां पर ये है आपका अभिलंब, और यहां पर प्रकाश किरण को बच्चों हम इस प्रकार से आपतित कराएं, प्रकाश किरण को हम इस प्रकार से आपतित कराएं कि वो प्रकाश किरण को इस प्रकार से आपतित कराएं कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। अपवर्तन कोण बच्चा पार्टी कितना हो जाए? जब अपवर्तन हो प्रकाश का तो उसका वो अपवर्तक तल के अनुदिश हो जाए, अर्थात बच्चों अपवर्तन कोण कितना हो जाए? R बराबर 90 डिग्री हो जाए। और आपतन कोण जो है I, आपतन कोण था, ऐसी स्थिति में आपतन कोण को क्रांतिक कोण C बोला जाता है। ये आपतित हुई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब था बच्चों। बात समझ में आई? तो क्रांतिक कोण की परिभाषा में लिखूंगा नहीं, आपको खुद समझना है कि जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश ऐसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये तो सबसे जरूरी चीज है। प्रकाश किरण कहां से कहां जाना चाहिए बच्चों? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण को जाना चाहिए। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है या समकोण हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, उसे क्रांतिक कोण बच्चों कहते हैं। तो ये हो गया क्रांतिक कोण की चीज डिफिनीशन, जो कि आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, क्रांतिक कोण आप लोगों को याद रहेगा। बच्चों मैं इधर इसको क्यों खिसका दिए हैं भैया? क्योंकि इधर मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताने वाला हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बढ़ाने वाला। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बाबूजी, हमारे साथ में सीखिए बच्चों। ये कोई भी अपवर्तक तल है, ठीक है, ये कोई अपवर्तक तल है, इस पर ये अभिलंब है। जी गुरुजी, मान गए, आपकी बात से सहमत हैं बच्चों। हम आपतन कोण को इतना बढ़ा दें, क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दें। आपतन कोण का मान बच्चों अगर हम क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दें, क्रांतिक कोण से भी, तो अपवर्तित आपतित किरण जो है क्रांतिक कोण से भी अधिक हो गई, तो बच्चों जो प्रकाश है ना वो पूर्णतः पूरा उसी माध्यम में वापिस हो जाता है। क्योंकि बच्चों ये है आपका अभिलंब, ठीक है, ये क्या है? अभिलंब है। यहां पर जो आपतन कोण है I, वो बच्चों C से अधिक है। किससे बड़ा है? C से बड़ा है। ये आपतित किरण है। आपतित किरण इस प्रकार, क्योंकि यहां कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। ये इस तरफ तो सघन माध्यम ही रहेगा, ये सघन माध्यम है बाबू, याद रखिएगा, ये सघन माध्यम है। और इस तरफ विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश पुनः अपने माध्यम में वापस आ जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से सुनो, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश पूर्णतः अपने माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसकी 2 शर्तें आवश्यक लिखने के लिए आती हैं। तो आवश्यक शर्त जो पूछा जाता है वो मैं लिख दे रहा हूं। आवश्यक शर्तें जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई हैं कई बार बच्चों, ये 2 अंक में कई बार पूछा गया है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं इनको। आवश्यक शर्तें कई बार पूछा गया है। पहली आवश्यक शर्त, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा हो, विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा हो। ठीक है, ऐसी स्थिति हो। दूसरा बच्चों है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए। ठीक है,
अधिक होना चाहिए। ये बच्चों, अच्छा अपवर्तनांक से संबंध कल की क्लास में भी मैंने बताया था। अपवर्तनांक से संबंध n बराबर 1 में साइन c होता है बच्चों। याद रखना कैसे आया है वो भी मैंने बताया है भाई, अगर मैं कहूं तो इतना पढ़ लेना भाई। n बराबर 1 में साइन c है ना। पहला माध्यम आप विरल को ही लोगे, दूसरा माध्यम हमेशा सघन को लोगे। अगर पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन, तो ये n क्या है 1n2 बराबर 1 साइन c ही होगा। 1n2 बराबर 1 साइन c होगा। जब आप हल करोगे पहले तो 2n1 से हल करोगे, 2n1 बराबर साइन आई सी बटे साइन आर, तो साइन 90, तो 2n1 बराबर आ जाएगा साइन सी। लेकिन 2n1 कभी नहीं, क्योंकि बच्चों पहले माध्यम का ही वह अपवर्तनांक है जो इसको क्रांतिक कोण में बदल दे रहा है, अर्थात 90 डिग्री हो गया, अपवर्तक तल के अनुदिश हो गया। इसलिए हमेशा अपवर्तनांक बोला जाएगा क्या, वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो बच्चों 1n2 लिखा जाएगा ना कि 2n1। तो इसी को जब पलटेंगे तो ये जो साइन सी है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो बताइए, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है ना। उदाहरण बच्चों ये हैं प्रयोग, या कह लो है ना, प्रयोग कहां पर होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो बच्चों प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जो कि आपके वाईफाई वायर होते हैं, इनमें प्रकाश सिग्नलों को भेजने के लिए। दूसरा, रेगिस्तान में मरीचिका आप घटना देख सकते हो, रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक है, रेगिस्तान में मरीचिका। आप बच्चों ये भी देख सकते हो हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ये सब बच्चों किसके उदाहरण हैं, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। इसके बाद बच्चों आता है लेंस का टॉपिक। ठीक है, लेंस का टॉपिक, लेंस। ठीक है, तो आप लोगों को पता है लेंस दो प्रकार के, एक बच्चों अवतल लेंस और एक है उत्तल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस की बात करें तो कॉनकेव, और उत्तल लेंस की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स। बच्चों इसकी फोकस दूरी क्या होती है, इसकी फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, हमेशा याद रखेंगे। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बहुत ज्यादा जानना जरूरी है क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। और बच्चों इसकी फोकस दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, धनात्मक होती है। और इससे जुड़ी चीज लेंस से, अवतल लेंस का प्रयोग बच्चों निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। बच्चों अब आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और हाँ, 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, थोड़ी देर आप लोग आराम कर लीजिए क्योंकि इसके बाद फिर आपकी क्लासेस 6:30 बजे भी है। ठीक है, बोलो। ठीक है, चले बच्चे, तो आज की क्लास में इतना ही। शुक्रिया आप सभी का क्लास में जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, मतलब 6:30 बजे जरूर जुड़ना। ठीक है, लव यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ तो बच्चा पार्टी, जय हिंद, कैसे